तो मेरी बेटी को मैं क्लास पे लेके आता था, वो दूसरी रूम में सोती थी, मैं दूसरी रूम में इधर क्लास कर रहा था। मतलब 2.5-3 साल की ही थी वो, तो उसको नीचे मैं फर्श पे सब चादर वादर डाल के उधर सुला देता था, और दूसरी रूम में मैं पढ़ाने चला जाता था। तो वो बीच बीच में उठ जाती थी, तो उसको वापस देखने जाओ, वहाँ पे उसको सुलाओ, फिर से आ जाओ, बच्चों को पढ़ाओ। सो दैट वाज द स्ट्रगल, आई वुड से, थोड़ा सा वो वहाँ पे हुआ। कैसे बनती है पैशन? कैसे मैं ढूंढूं मुझे क्या पसंद है? ये एपिसोड में मैं पूरा रोड मैप सुना हूं अविनाश पिंगले, एक आम आदमी की एक और कहानी, कॉमन पीपल की एक और स्टोरी। वो कहता है दिव्येश, नीड और पैशन के बीच ना एक फासला होता है, वो फासले को कम कैसे करते हैं ये सुनना है एपिसोड में। इसकी एक ही पैशन है जो पूरी जिंदगी भर लेके चलता है, वो पैशन है फिल्म मेकिंग। वो फिल्म मेकिंग तक वो ऑलरेडी पहुंच गया है। ये अविनाश की मेरी बातों का दूसरा एपिसोड है। अगर आप पार्ट 1 सुनना चाहते हो जो ऑलरेडी करीबन 600 डाउनलोड हो गया है, उसकी लिंक एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एपिसोड नंबर 2। सो सिंस आपने बोला एक्सप्लोरिंग, जो आपने बोला, राइट, आई रियली लाइक योर लाइन। मुझे आईफोन लेना है, मुझे मैक लेना है, मुझे वो लग्जरी कार लेनी है, क्योंकि तुलना चलती रहती है ना, उसका 2 BHK 3 BHK 4 BHK या व्हाटएवर, राइट। सिंपल सेम आईफोन जैसे बोला, तो हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। मुझे वो लाइन सच में छू गई कि वो एक हमारा सोचने का नज़रिया ही बदल जाता है। हम खो जाते हैं, मतलब हमारा वो माइंडसेट ना, हम जो भूल जाते हैं वो क्यूरियोसिटी वाला माइंडसेट, क्योंकि हम कोई और मटीरियलिस्टिक चीज़ में इतने घुस जाते हैं। फिर उसके EMI भरने में हमको फिर और 5 साल 6 साल वापस वो जॉब में या जहाँ पे भी होते वहाँ पे घूमना पड़ता है कि अब करो। फिर वो तो आईफोन आ गया, फिर वो खुशी तो 1 महीने में उड़ जाती है, क्योंकि आईफोन 16 आ जाएगा या 17 आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, एक्सप्लोरिंग माइंडसेट, राइट। आपने बोला बुक्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। मैं अगेन आपको डिटेल में उसी पे और पूछना चाहता हूँ, अविनाश शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत मुझे लगता है ना, एक चीज से होनी चाहिए, एंड दैट इज एटीट्यूड ऑफ गिविंग अप। मतलब कोई भी चीज छोड़ने की आदत। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि जैसे मैं आईटी में वेल टू डू मेरा जॉब था, सैलरी मेरी काफी अच्छी थी, मेरा डेवलपमेंट लीड जो था ना, उससे ज्यादा सैलरी मेरी थी। आई वॉज सीनियर QA इंजीनियर। बट उस समय पे सीखने के लिए छोड़ने की एटीट्यूड होनी चाहिए, क्योंकि देखो, 2 मुट्ठियां है आपके पास में, तीसरी तो है नहीं। दोनों बंद करके बैठे रहोगे तो तीसरी चीज तो आएंगी नहीं, तो कोई ना कोई तो खोल के एक छोड़नी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो मेरे पास जब आईटी की जॉब थी, मैंने फिल्मों के लिए वो वेल टू डू जॉब छोड़ दी, जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि फिल्मों में क्या होने वाला है मेरा। हाँ, बट छोड़ते समय मैंने बैकअप तो बना लिया था। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार बिजनेस वेल टू डू हो चुका था, सेटल हो चुका था, इसलिए जॉब छोड़ दी। ऐसा नहीं था। जॉब छोड़ना पहले से दिमाग में था। जॉब छोड़ना है इसीलिए बिजनेस किया। जॉब नहीं छोड़नी होती तो शायद बिजनेस नहीं करता, उधर ही पड़ा रहता, वही सब हाँ, चीजें अभी भी मैं वही कर रहा होता, शायद कोई मीटिंग अटेंड कर रहा होता। मैं जब रिटायर हुआ, ऑटोमेशन लीड रिटायर हुआ, और जैसे बराबर। मैंने कहा कि डेवलपमेंट लीड से मेरी ज्यादा सैलरी थी उस समय पे। तो आपको ये वेल टू, और बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा ओवरलोडेड था, या मुझे बहुत ज्यादा वो बिजनेस और दोनों चीजें पैरेलल करने में काफी दिक्कत हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज एंजॉइंग बोथ द जर्नीज। ठीक है। बट ऐसे समय पे जब आप पीक पे होते हैं ना, छोड़ दो, जस्ट लीव इट इफ यू कैन। बट हम ना दबा के रखते हैं, हमको सब पकड़ के रखना है, ये भी वो भी वो बराबर। भी वो भी, सब चीजें हमको जकड़ के रखनी है। जब तक आप कोई चीज छोड़ नहीं देते हो ना एग्जिस्टिंग वाली, तब तक नई चीज इन नहीं हो पाएगी। इतना सिंपल है ये। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी, कि प्रवाह है तो प्रगति है। मतलब जितना बराबर। बहोगे आप, बहते रहोगे, उतना आप एक्सप्लोर करते रहोगे, उतना आप ग्रूम होते रहोगे। तो कहाँ से पढ़ना शुरू करें, इसका कोई मतलब मेरे पास स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मैंने जस्ट रैंडम कोई बुक उठा ली पहली बार। मैंने मेरी लाइफ की पहली बुक पढ़ी होगी मेरे हिसाब से 6th स्टैंडर्ड में या फिर 5th स्टैंडर्ड में, जो कि स्टडी से थोड़ा हटके थी। दैट वाज हाँ, माणूस पृथ्वीवरचा उपराच। ऐसी एक बुक थी, मराठी बुक थी।
और वो मुझे किसी रिलेटिव के घर पे छुट्टियों में मिल गई थी, तो मैंने जस्ट ऐसे उठा ली, पतली सी बुक थी तो थोड़ी सी साईफाई थ्रिलर काइंड ऑफ बुक थी वो, और वो मैंने बराबर पढ़ना शुरू कर बराबर। दिया। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा ना, मजा आने लग गया कि यार ये अच्छी चीज है, ये कहीं और नहीं मिल रही थी, ये इतने फिल्में देखी दूरदर्शन पे उस पे कहीं नहीं था, बट इस बुक में था। तो समटाइम्स जो आप इंस्टा रील में देख रहे हो, जो फेसबुक रील्स में देख रहे हो, या यूट्यूब शॉर्ट्स में देख रहे हो, शायद उससे कई ज्यादा बेहतरीन चीजें आपको 1600 1700 1800 के दशक में लिखी हुई किसी थ्रिलर बुक वैसी। में मिल जाए। मतलब इतनी रिलेटेबल है वो। आज मैं एक ऑथर का नाम लेना चाहूंगा, जो मराठी ऑथर है, वपू काळे जिनका नाम है। उनकी आप कोई भी शॉर्ट स्टोरीज की बुक उठा के देख लो, वहां से तो आप शुरू कर ही सकते हो, इफ यू गुड। आर मराठी रीडर, तो वहां से तो शुरू कर ही सकते हो। वो बुक उठा लो, उनकी स्टोरीज पढ़ो। वो स्टोरी 70s 80s के समय की है, बट नहीं नहीं नहीं, आज भी एग्री। आपको बट आई 100% रिलेट लाइक योर करती लाइन, है। जितना आप और मैं प्रवाह में ये रहोगे ना, गारंटी से बोल जितना सकता आप हूँ 100 साल बाद भी बहते वो रहोगे ना, रिलेट अगर करेंगी। स्टेगनेंट हो काफी जाओगे ना, ज्यादा तो शायद रिलेटेबल है। आप तो वहीं पे आप अटक वहां से तो जाओगे। शुरू कर ही सकते आई हो। लाइक दैट लाइन। बट मैं और तो एक मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है दिल आपकी से एक बातों चीज से बोलूंगा, डाइवर्स बुक होना चाहिए, पढ़ो मतलब भाई। जो मुझे बुक्स ऐसा में लगता है है हर किसी आपको को ना कहीं नहीं मिलने वाला है। कंपलसरी हॉबी लोगों होनी को चाहिए। पढ़ लो, अगर कुछ नहीं जैसे होता है विपिश ना, पढ़ रहे तो हैं, साइड में कहीं, जैसे मेरे सॉरी कोने में दिवेश पढ़ गिटार रहे पड़ा है ना, तो हैं, गिटार को ठीक पकड़ है, लो। दिवेश जैसे लोगों को कुछ ना पढ़ रहे हैं, कुछ आप पढ़ लो अपने जो लोगों को। प्राइमरी काम है ना 9 to 5 का, उसके सिवा कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे आपकी जर्नी को देख के ऐसा लगता है, अगर वो नहीं होगा ना, तो 70 साल में जब, या 80 साल में होगा यार कुछ हुआ नहीं यार, ऐसे ही 20 साल नौकरी की, अभी अभी बच्चे करेंगे, अभी बच्चे संभालना है, तो उसमें ज़िंदगी चली जाती है। तो एक हॉबी होना, शुरुआत हॉबी होना ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आई थिंक यू बिलीव द सेम थिंग। तो एग्जैक्टली exactly। तो हॉबी हॉबी आपको जिंदा रखती है ना, आपको वो अपने लो टाइम में वहां से पकड़ के आपको बैठा था, किसी भी किसकी बात मेंटल लेके सपोर्ट बैठा के था। बिना वो वहां से बाहर निकाल देगी। जब आप लो फील करते हो, जब आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो आप, तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की या फिर किसी से बात करने की, किसी दोस्त की एग्री। जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास आपकी हॉबी है, आप उसमें अगर खो जाओगे, बह जाओगे ना, तो आपको थोड़े समय बाद वो क्या टेंशन थी ना, वो भी मैं याद इस पे नहीं आती वापस आऊंगा कि मैं किसको एज लेके आई रीड योर लाइफ। मतलब इतना नो, परेशान था, वो लेट मी याद भी ब्रिंग यू नहीं टू आता योर है। ओन लाइफ। आप बस। कहते थे आप एक रूम हाँ, में सब याद ही लोग नहीं रहते रहता थे, है। और फिर ये आप कॉलेज टेंशन करते ऐसी थे, चीज होती है ना, जो 2 साल तो बाद खुद याद नहीं आती मेरे आपका को कि आपका किस चीज का बैकग्राउंड टेंशन कैसा था था, मेरे मतलब को। मदर फादर और आपका, वो मतलब अभी की इकोनॉमिकल बात करूँ बैकग्राउंड तो कैसा अभी था? वो अभी मेरे आप लिए तो काफी फिल्म बड़ी में बात हो, होती है, बट 2 साल बाद मैं हंसूंगा उस जहाँ पे पे यार, आप कि हो, इसको राइट? लेके मैं रो रहा था। तो ये सब चीज है। तो मतलब हॉबी हाउ वाज हॉबी योर कीप्स यू बैकग्राउंड? अलाइव। अब वेल सेटल थे, कैसे थे? आपका मदर फादर एकदम किसान थे, कैसा था, मतलब किस तरीके की प्रोफाइल थी आपकी? ओह। किसान तो नहीं थे, बट हमारा एक गांव था जिसका आबादी मेरे हिसाब से उस समय पे रहा होगा 6-7 हजार के आसपास, कुछ छोटा सा गांव अच्छा। था। और वहाँ पे मेरे जो फादर थे वो गोल्ड स्मिथ थे, सोनार थे। क्योंकि उस गांव में सोनार नहीं था, तो गांव वालों ने मेरे पिताजी को वो हमारे परिवार को एक घर दिया था, और उसी में हमारा पूरा परिवार रहता था। जो कि गांव का पूरा अरे। कॉमन एक घर था, जहाँ पे सब सामान वामान गांव का रखा जाता था, जैसे बड़े बड़े कढ़ाइयाँ हैं या फिर प्लेट्स वगैरह सब कुछ है। तो वहाँ पे हम, जहाँ तक मुझे याद है, धुंधला धुंधला सा, तो वहाँ पे मेरे पिताजी ने उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो शुरू की थी। क्या बात है। और सोनार थे, मतलब वो सोना क्या बात। बेचते या खरीदते नहीं थे। ही वॉज जस्ट रिपेयरिंग ऑल द थिंग्स। जो गांव वाले लोगों का कुछ टूट टूट जाता था, कुछ होता था, तो उसको दाग दे देना, कुछ कर देना, तो मतलब छोटा मोटा काम ही था। और बेसिक बेसिक सी लाइफ थी, मतलब बहुत ज्यादा लैविश नहीं रही है लाइफ, बहुत ज्यादा मतलब साइकिल चलाना लग्जरी था। 1 रुपए का भाड़े का साइकिल लेके हम उसको घुमाते थे। एंड आई रिमेम्बर कि 6-7 मतलब 5th-6th स्टैंडर्ड के अंदर तो हमारे पास तो जो स्कूल बैग होता था ना, वो भी नहीं था हमारे। मतलब मेरे पिताजी जलगांव में जाते थे, वहाँ पे एक ज्वेलर का थैली आता था। तो वो लेके आते थे, और वो थैली में हम किताबें वताबें सब रख के फिर स्कूल जाया करते थे। सो दिस इज हाउ इट वाज।
बट अच्छा, उस चीज को अभी पीछे चल क्या के बात है, देखने से मुझे कोई दुख क्या नहीं बात होता। है। ना ही उस समय हो रहा था, ना ही इस समय हो रहा वाह, है। स्कूल बैग ही नहीं थे, क्योंकि अब उस थैली समय लेके ये भी नहीं जाते पता थे, था क्या कि अच्छा बात है। चलो हाँ स्कूल हाँ, बैग ऐसे तो तो आप जो ऐसे अमीर सोते थे। बच्चे थे गांव के, थोड़े से वेल टू डू फैमिली के थे, तो उनके पास में स्कूल बैग वगैरह अच्छे चित्र वगैरह वाले ये सब क्या होते थे। बात। हमारे पास वो नहीं होती थी, तो वो कंपैरिजन भी आई नहीं लाइक था, दैट एटीट्यूड, बहुत या अच्छा फिर ऐसा एटीट्यूड है कभी ये। लगता नहीं था, मैं क्योंकि समझ गया, जब मेरे आप साथ कंपेयर थैली वाले करते भी हो तो बहुत आप सारे थे। कंपेयर वैसे करो ना कि मेरे से भी तो उसका ऐसा कि है, यार ये भी वही इंफीरियर थैली है, ला मतलब रहा है, मेरे या से फिर उसका और मेरे से भी खराब है, तो खराब आप थैली अपने है आप इसकी। अपने में रहोगे। तो वो देख हाँ के हाँ, थोड़ा सा, बराबर। हाँ, थैली लेके जाते थे। हाँ, तो मेरे से भी खराब थैली किसी की होती थी, मेरी तो भी चमचमाती कभी कभी आ जाती थी थैली, कि भाई नई वाली थैली मिल गई। किसी की तो बेचारे की पुरानी ही रहती थी, तो वैसे ही हम चले जाते थे। या फिर हाँ, बराबर। हाँ, एग्जैक्टली। तो मुझे याद हाँ है मेरे हाँ पिताजी ना हाँ। वो थैलियाँ लाते थे। एक बड़ा ज्वेलर था, आपको पता होगा शायद, राजमल किचन ज्वेलर्स बोल के जलगांव में है, काफी बड़ी फ्रेंचाइजी है अभी। तो वो बैग्स देते थे ना अपने कस्टमर्स को। अब मेरे पिताजी तो ऑब्वियसली रेगुलर कस्टमर थे, क्योंकि गांव का कोई बंदा अगर कुछ क्या मांगे बात। चीज तो वो वाह। वहीं से लाके उनको दे देते थे। तो तो वो ना एक्स्ट्रा बैग लेके आते थे समटाइम्स, मांग के कि यार एक दो और दे दूं। तो जैसे वो एक्स्ट्रा आ जाती थी, वो घर में उसको मस्त फोल्ड करके एक जगह छुपा के रख देते थे, ताकि वो कभी सामान वामान ले जाने के लिए, कुछ चीजों के लिए काम में आए। तो मुझे पता है कि मतलब इतना याद आ रहा है कि मैंने एक बार वो एक थैली चुरा के मेरे क्या एक दोस्त बात। को दे दी थी, उसकी बहुत ही ज्यादा फटी हुई थी। तो मैंने उसको बोला तू ले जा भाई। सो उस चीज का रिग्रेट नहीं है, या फिर दुख नहीं है यार, या फिर मैं बड़े दुख से बड़े नहीं बताता कि यार ऐसा ऐसा था कि मेरे जमाने में ऐसी थैली मैंने इस्तेमाल की थी। नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई वॉज एंजॉइंग दैट लाइफ टू। मतलब छाता नहीं था, बारिशों में जब जाते थे हम, जो यूरिया का थैली आता था उसको फोल्ड करके सर के ऊपर ओढ़ के फिर हम लोग स्कूल जाते थे। बट वो चीज मतलब रिग्रेट वाह करने वाह, लायक तो है नहीं, सही वो भी बात है, हमने इंजॉय गांव किया है, ऐसा ही मजे होता लिए है। बहुत वहां पे भी, है ना। या फिर उस चीज को सोच के कभी दुख नहीं होता कि यार ये ऐसा कैसा लाइफ हमने गुजार दिया, हमारे पेरेंट्स ने तो कुछ भी नहीं दिया। बट वो गाँव ही ऐसी चीज थी जो आपको जिंदा रखी थी, या फिर आपको कभी लो फील नहीं होने देती थी। वाह। हमारे गांव में हाँ पूरा, किसी भी गांव में जाके हाँ देख लो आप, हाँ। ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि यहाँ पे बाजू वाले का घर भी मेरा घर है, दूसरी गली वाले का घर भी मेरा ही घर है। आई लाइक इट। हम कहीं पे भी जाके हम कहीं पे भी जाके खाना खा लेते थे दिन अभी भर में। खुद मतलब का कभी ऐसा बेडरूम हो फील नहीं गया, होता था कि बच्चों यार का ये मेरा बेडरूम हो घर गया, नहीं है, पापा का इधर बेडरूम हो मैं गया, भूखा मम्मा का, हूँ और तो यहाँ पे मुझे गांव, बहुत ज्यादा दिक्कत हो पूरा जाएगी। गांव ही कभी मेरा ऐसा है। नहीं आई हुआ। लाइक किसी दैट। दोस्त के घर गए तो उसकी मम्मी जबरदस्ती बिठा देती थी, बोलती थी खा। तो हम खा के निकलते थे। उसके लिए घर पे डांट भी खानी पड़ती क्या थी बात कि है। तू खा के आ गया, मैंने घर पे बना के रखा था। तो दिस इज हाउ द गांव वाज, है ना। तो गांव ऐसा होता है, जो जो चीज हाँ मुझे जी। यहाँ शहरों में थोड़ी सी मिसिंग लगती बराबर। है। बराबर। एग्जैक्टली exactly। या डिफरेंसेस हैं। पूरा गांव ही मेरा होता था। अच्छा, ये भी चीज दिमाग में नहीं होती थी कि यार ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, या फिर बराबर। ये कुछ है। तो आई रिमेम्बर कि मैंने, मेरे कुछ दोस्त थे जो भील समाज से बिलोंग करते थे, हम उनके घर भी जाके खाना खाते थे। हमारे घर वाले कभी टोकते नहीं थे कि यार तू उधर जाके कैसे खा के आया। तो नेवर, मतलब ये जो हम अभी देख रहे हैं ना, काफी सही ज्यादा बात है। मतलब रैशनलिज्म जो हम देख रहे हैं कि यार ये डिफरेंस काफी हो गया, रेसिज्म हो गया, ये मेरे को गांव में तो कभी फील ही नहीं हुआ। जो लोग अभी इतना इतना उसका ये करते हैं, तो वो मुझे कभी ज्यादा फील ही नहीं हुआ वहां पे कि यार ये इतना ज्यादा वहां पे था करके। बट ये पॉलिटिकल लेवल पे थोड़ा सा खराब होता है ना, तो बड़ा दुख लगता है। जब जो मैंने देखा है वो तो काफी अलग था, जो आप दिखा रहे हो भाई वो नहीं पल्ले पड़ रहा है मुझे। ठीक है, मेरे काफी दोस्त हैं जो अलग अलग जाति से हमने तो कभी पूछा भी नहीं, मुझे तो कितने सारे दोस्तों की गॉट जाति इट, पता गॉट भी इट। नहीं है। सो तो दिस वो इज हाउ द आपका गांव वाज, है बेसिकली, ना। मैं समझ वो गया, गांव फैमिली का कुछ था, कॉमन उसने घर वो था, वो सिखा दी, आपके पिताजी इसलिए को वो दे दिया रिग्रेट था, नहीं है वहीं से कि आप यार सब ये एक रूम में ही रहते गलत थे। हुआ अपने साथ और में, अपने ऐसे अपने बड़े इतना बड़े हो गरीब गए। आई लाइक थे, दैट, अभी टीवी इतना का ऐसा स्टोरी हो भी चुका मुझे है, अभी ऐसा भी कभी याद आ फील रहे नहीं कैसे होता। करते थे। जैसा मैं पहले तो था सेम वैसा ही फिर आज भी आप हूँ। पुणे आने का फटी कब थैली में सोचते भी हो, खुश मतलब आप था। फिर कॉलेज भी आज गांव मैं जो चाहूँ वो में थैली फिनिश ले की थी आपने, सकता हूँ, खत्म की कोई थी फर्क कॉलेज, नहीं पड़ता। कॉलेज में क्या सो इंजीनियरिंग, इट रिमेन इंजीनियरिंग सेम किया था फॉर आपने, मी। राइट, ऐसा। हाँ हाँ जी। बराबर। बराबर। हाँ, इंजीनियरिंग मैंने जलगांव में खत्म किया, और ऑब्वियसली सब लोग जलगांव वाले लोग जो इंजीनियरिंग खत्म कर लेते हैं वो सब पुणे या हैदराबाद या फिर बेंगलोर चले जाते हैं फॉर द सेक ऑफ हाँ जॉब, जॉब ढूंढने के लिए।
तो उस चक्कर में मैं भी पुणे आ गया था। हालांकि मेरा भाई चाहता था कि मैं बैंगलोर या हैदराबाद चला जाऊं, क्योंकि वहां से आईटी की जॉब फटाफट मिल जाएगी। बट मैंने उसको बोला कि यार उधर जॉब अच्छी नहीं मिलती है, मैं पुणे आ जाता हूँ। ये मैंने उसको झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पुणे आना था एक्टिंग करियर परस्यू करने के लिए। हाँ तो हाँ मैंने उसको जैसे तैसे करके मना लिया था, बट वो माना नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमा हुआ था। चार गांव उसने अलग देखे ठीक थे है। मेरे से, दुनियादारी देखी हुई थी। तो वो चाहता था कि मैं साउथ इंडिया चला जाऊँ, बैंगलोर या हैदराबाद चला जाऊँ, वहां से मैं अपना आईटी करियर शुरू करूँ। बट मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं यार, सीधी ऐसा बात है। कुछ नहीं है, उधर तो यस। बहुत मारामारी है। मैं इधर आ जाता हूँ पुणे, और यहाँ से जॉब सर्च कर लूंगा। ये मैंने झूठ बोल दिया था। अभी अभी वो सुनेगा तो वो बहुत करेक्ट। गाली मारेगा मेरे को। बट ये मैंने मेरा एक्टिंग करियर परस्यू कब करने के पुणे लिए में तब किया आए, था। तब तो आपको एक्टर ये सोच बनने के का मैं मतलब पुणे था, आ गया मतलब था तब कि आपको इधर जॉब एक्टर भी का कर एक लेंगे साथ में और तो था साइड कि बाय साइड अभी भी, तभी एक्टिंग भी का भी शौक तो परस्यू था, बोले करते जॉब रहेंगे। क्योंकि यहाँ शुरू पे करते हैं मुझे वो जितना फील्ड में, पता बट फिर था, भी मन पुणे था में कि मुझे काफी एक्टर भी बनना है। कल्चरल ठीक है। इन्वायरमेंट काफी है, गॉट इट। मिल जाता है बहुत आसानी से, कल्चरल सिटी होने की वजह से, और बहुत बहुत सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये सोच के मैं पुणे आ गया था। करेक्ट, दैट हॉबीज है, दैट इज हाँ। हाउ आई एंडेड अप इन पुणे इन ईयर 2011 आई गेस। बराबर। हाँ। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना हमेशा एक चीज होती थी कि देखो, आपकी हॉबी तो है, उसको तो करना ही है आपको, लेकिन पैसे भी कमाते आने चाहिए करेक्ट। आपको ना। ऐसा नहीं है कि मेरी पैशन है, मेरी हॉबी है, मैं वही करूंगा, भले उससे पैसे आए नहीं आए, मैं उसी में लगा रहूंगा, मुझे दूसरा कुछ आता नहीं है, ये सोच थी ही नहीं। बराबर बराबर मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही चीज बोलता हूँ कि यार देखो, दो चीजें बराबर। तुम्हें बैलेंस करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो तुम्हें पैसे कमाते आने चाहिए, फिर वो कैसे आ रहे हैं वो तुम्हारा सोचो। दूसरी चीज, तुमको तुम्हारी हॉबी या फिर तुम्हारा पैशन भी जिंदा रखना है। अब यहाँ ऐसा होता है इस जर्नी में कि आपके पैशन से शायद आपको पैसे बराबर नहीं मिले, बराबर। बट दूसरी ऐसी चीज से पैसे मिल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, बट वो कर लो फिर भी। ठीक है, जस्ट डू इट। तो ऐसा नहीं सोचो कि यार कुछ मेरे दोस्त हैं कि वो बोलते हैं कि मैं एक्टर ही बंद कर सकता हूँ, बाकी कुछ कर ही नहीं सकता, मैं एक्टिंग में ही करियर करूंगा। और वो कर भी रहे हैं, बट दे आर नॉट अर्निंग। उनके पैसे के बहुत वांदे हैं अभी, मतलब दे आर स्ट्रगलिंग। बट वो पैसे कमाने के लिए दूसरा कुछ कर ही नहीं रहे। दे आर नॉट इवन ट्राइंग। सो जस्ट दे आर बोरोइंग, किसी से ले लेते हैं बराबर और अपना बराबर। गुजारा कर लेते हैं, या फिर कहीं से छोटा काम आ गया तो उसमें जो पैसे मिल जाते हैं करेक्ट वहां से चला करेक्ट लेते हैं काम। तो ऐसा करेक्ट। नहीं आपकी होना खुद की चाहिए, दिस लाइफ इज में व्हाट आई ऐसे फील। दो सिनेरियो मुझे लगता हुए है कि हैं। आपको पैसे भी जब आप कमाते आने चाहिए, 2017 में जॉब आपको अपनी शुरू करते हॉबी भी हो, जिंदा रखनी चाहिए, और तभी ये से दोनों आप चीजें भी एक साइमल्टेनियसली खुद का करनी बिजनेस पड़ेंगी। शुरू करते रहते एक हो, दिन वो भी ऐसा शायद आएगा एक जब आपको दो हॉबी से चीज थी, राइट? आपको एक अर्निंग के आप लायक फुल टाइम पैसा जॉब भी मिलने लग करते हो, साइड बाय जाएगा। साइड आप उस दिन कंपनी भी भले तो खोलते रहते आपको हो। दूसरा काम छोड़ आपने दो जो जॉब तो आपको एकदम पसंद नहीं तुरंत था, छोड़ ही नहीं दी थी, चलो जॉब छोड़ दे, चलो खुद का ही करते हैं और बट यू बंद कर शुड दो। नो हाउ टू पैसे अर्न का मनी कुछ बैकअप ढूंढा नहीं, और सीधा वैसा आपने एट नहीं एवरी किया। स्टेज ऑफ योर लाइफ। सेम चीज़ अभी भी आप वो एक ट्रांजिशन में हो या वो फेज में हो, आई डोंट नो ट्रांजिशन या क्या। आप बिजनेस भी कर रहे हो, वो भी आप चला रहे हो बराबर एकदम बखूबी से, और उसमें भी आप पैशनेट हो एजुकेशन से, एजुकेटर एज एजुकेटर। एंड सेकंड थिंग, आप फिल्म लाइन में भी हो, तो आपने हॉबी भी बरकरार रखी है। तो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज दैट दो चीज़ करो, लेकिन दूसरी चीज़ जिसमें तुम्हारा मन लगता है, जिसमें हार्ट लगता है, शायद या दोनों में भी हार्ट लग सकता है, ऐसा नहीं है, बट तब आप तुरंत छोड़ नहीं सकते। तो अपने आप एक दिन आएगा जब आप उसको मोनेटाइज कर पाओगे। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल, राइट? अगर आप उसको करते रहोगे तो एक दिन आएगा ही। आई सी दैट पॉइंट। एक दिन आता है, मतलब मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू याद है जिनमें उन्होंने कहा था कि हम लोग स्ट्रगल करने मुंबई आ तो चुके थे, बट हमें काम कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो दौर था ऐसे लोगों का जिसमें 6 फुट हाइट हो, गोरा चिट्टा बंदा हो, और देखने में हैंडसम और डोले शोले हो, ऐसे लोगों का दौर चल रहा था। तो हमें कोई काम ही नहीं दे रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में हमने मेथी की भाजी खरीद ली बहुत सारी मार्केट से, और उसको रेलवे स्टेशन पे बेचने बैठ गए। बट बिका एक भी नहीं हमारा, क्योंकि वो आधे पौने घंटे में सब मुरझा गया पूरा। वो मुरझा गया तो वो देख के कोई खरीद नहीं रहा था। तब जाके पता चला कि नहीं, इसको थोड़ी थोड़ी देर में पानी मारना पड़ता है। तो ये जो बेसिक नॉलेज थी ये नहीं थी। मतलब वहां इस पूरे इंसिडेंट से आप एक चीज देखोगे तो उस बंदे ने भी पैसे कमाने के लिए मेथी की भाजी बेची है रास्ते पे।
और सेम टाइम वो एक्टिंग करियर भी परसीव कर रहा है। एनएसडी पास आउट था, सोचो आप, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां मुश्किल से एडमिशन मिलती है आपको, लोग बहुत साल ट्राई करते तब जाके मिलता है। एनएसडी पास आउट बंदा मुंबई में आके मेथी की जूड़ी बेच रहा है। तो अगर वो बंदा पैसे कमाने के लिए, उपजीविका चलाने के लिए वो सब कर सकता है, सेम टाइम अपना पैशन भी फॉलो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? दोनों चीजें साथ में करनी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोई एक चीज पकड़ के नहीं बैठ सकते, आप एक चीज पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं। यू विल सफर योरसेल्फ, और आपके जो ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको भी सफर कर दोगे आप। तो अविनाश, आप जब 2017 में जब आप जॉब शुरू करते हो एज अ क्यूए इंजीनियर, वहाँ से लेके बिजनेस की, जब आपने खुद का बिजनेस इंस्टीट्यूट जब आप खोलते हो, राइट, मुझे वहाँ की जर्नी के बारे में जानना है। बेसिकली मैं वो समझना चाहता हूँ कि कैसे आप 3 चीज़ें करते थे, एक जॉब, एक खुद की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फिल्म मेकिंग की पैशन, कैसे ये ट्रायंगल चलाते थे। मतलब आई रिमेम्बर 2017 में जब मैंने डिसीजन लिया कि यार चलो इंस्टीट्यूट शुरू करते ना, पढ़ाते ऑटोमेशन टेस्टिंग। मेरा 2017 में जॉब चल ही रहा था। आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द एमएनसी कंपनी ऑफ पुणे एट दैट टाइम, और पेमेंट्स डोमेन का कंपनी था हमारा, उसमें मैं जॉब कर रहा था एज अ क्यूए इंजीनियर। और उसी टाइम मैंने यार सोचा कि यार चलो हम इंस्टीट्यूट खोलते ना, सिखाते हैं। तो इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए मैंने शुरुआत की थी घर से ही। मतलब काउच पे मैं बैठता था, सोफे पे मेरे, और सामने 4 स्टूडेंट बैठते थे और उनको मैं पढ़ाता था। और हमने टेस्टिंग शास्त्र नाम से अपना इंस्टीट्यूट ओपन तो किया, वो घर से किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ वो 4 बच्चों को कि बेचारों ने भरोसा करके मेरे पास आ गए सीखने के लिए, कि चलो यार इस बंदे से कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज लोग भरोसा नहीं करते हैं मोस्टली। तो वो 4 बंदों ने ट्रस्ट किया, वो आ गए, मैंने घर से पढ़ाना उनको शुरू कर दिया। फिर सम और द अदर डे मेरे वाइफ से डिस्कशन हुआ कि यार अभी तो हम घर से नहीं पढ़ा सकते। आई वॉज मैरिड, आई वॉज हैविंग अ डॉटर ऑफ 3.5 years एट द टाइम। तो और मेरा सैलरी काफी ज्यादा नहीं था। आई रिमेम्बर मेरा सैलरी था 35,000 इन हैंड, मुझे आता था उस समय पे। और मेरी वाइफ को मैंने बोला कि यार अभी ना इंस्टीट्यूट लेने का समय आ चुका है, एक जगह खरीदते, मतलब लेते रेंट पे, और वहां पे शुरू करेंगे, घर से तो ये नहीं ग्रो हो पाएगा कुछ। तो वो वाइफ ने फिर मुझे वो सारे एंगल गिना दिए जो मैंने पहले इमेजिन ही नहीं किए थे, कि यार इंस्टीट्यूट खोलने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। मैंने बस एक थॉट आ गया था कि चलो खोल लेते हैं ना, सोचते नहीं, बस खोल लेते हैं, कर डालते हैं। तो उसने पूरा कैलकुलेशन किया कि ऐसा ऐसा होगा, ये सब होगा, ये कहाँ से लाएंगे, वो कहाँ से लाएंगे, ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो वैसा हो गया तो क्या होगा। उसने पूरे सारे एंगल से मुझे वो सब पूरा बिजनेस मेरे सामने रख दिया जो मैंने सोचा ही नहीं था। और उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि ये क्या होगा। फिर मैंने उसको एक ही चीज बोली कि देख, मेरे को ना 1 साल दी, 1 साल मैं करूंगा। अगर ये 1 साल के बाद इसका कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ चला ही नहीं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। बट गिव मी 1 year, ठीक है, इस 1 साल मेरे को शिद्दत से ये कर लेने दो। इस 1 साल में ऐसा सोचो कि जो भी मैं रेंट भरूंगा वो मेरे को कभी मैंने कमाया ही नहीं मेरी जिंदगी में, वो 1 साल था ही नहीं मेरी लाइफ का, उसको माइनस ही कर दो। तो समहाउ शी एग्रीड, मतलब उसका काफी सपोर्ट रहा है मुझे इनिशियल टाइम से। तो उसने मतलब खुशी से तो एग्री नहीं किया है ना, एकदम इंस्पायर हो गई इस लाइन से कि हाँ चल भाई कर दे तू। उसको पता था कि यार ये फंसे नहीं गए ना, तो सपोर्ट है। सो उस समय मैंने ले लिया रेंट पे, एक जगह रेंट पे ले लिया जिसका रेंट था 21,000 और मेरा सैलरी था 35,000। और जबकि मेरे मेरे पास स्टूडेंट थे 4 और उनका फीस था 11,000 रुपया, तो कुल मिला के 40,000 रुपये हो गया। तो 21,000 उसका रेंट था। मैंने उसको शुरू कर दिया, उन 4 बच्चों को मैं पढ़ाता शुरू कर दिया वहां पे। अब पढ़ाना शुरू किया तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी ना कि 4 लोगों की 2 बैचेस थी, एक बैच में 2 बंदे, एक बैच में 2 बंदे। अब सामने बैठे हैं मेरे 2 बंदे चेयर पे और मैं पढ़ा रहा हूँ खड़ा होके। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है 2 घंटे उनको एंगेज करना, क्योंकि आप 100 लोगों के ऑडियंस, हाँ 2 ही लोग हैं, 100 लोगों के ऑडियंस को आप आसानी से एंगेज कर लोगे 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। बट 2 लोगों को एंगेज करना ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सोचते रहते हैं भाई कहाँ गए हम लोग, हैं भाई कहाँ गए हम लोग, 2 ही लोग हैं, कुछ होगा कि नहीं इधर अपना, ठीक है, कोई आ ही नहीं रहा है, या फिर ये बंदा जो बता रहा है वो सही है भी नहीं है, उससे कुछ करियर बनेगा नहीं बनेगा, ये थॉट दिमाग में चलता रहता है। अब ये उनकी गलती नहीं है, मैं भी होता तो मैं भी वही सोचता,
ठीक है। अब ऐसे समय में उनको 2 घंटा एंगेज करना और उनको वो सब थॉट से परे रख के पूरा टीच करना, समझाना और सारी चीजें उन तक पास करना, ये मेरे लिए बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था। और उस समय पे मुझे बड़ा एनर्जेटिक दिखता रहता था, झूठ मूठ की एनर्जी, ताकि वो उस एनर्जी को फील करे और इंजॉय करे ना। तो बीच बीच में जोक्स लगाओ, उनके रिलेवेंट बातें करो, उनके साथ बैठ जाओ, समटाइम्स उनका लैपटॉप ले लो, लैपटॉप में सब उनको दिखा दो प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब किया। एंड देन आफ्टर 3 मंथ हमें फिर से एक और एडमिशन मिला। 3 महीना मेहनत करने के बाद में फिर से एक और एडमिशन मिला। तो मुझे उस एक बंदे को एक नई बैच में डालना पड़ा अलग से। अब उसमें अगेन सेम प्रॉब्लम कि एक ही बंदा सामने बैठा है, उसको पढ़ाओ, एक ही बंदा सामने बैठा है। और मेरी दिन में चलती थी 3 बैचेस। मैं हैप्पीली सबको बताता मेरे 3 बैचेस है। किसी ने पूछ लिया एक बैच में कितने बच्चे, एक बैच में 2, एक बैच में 2, एक में 1, तो 5 बंदों का मिलके 3 बैचेस। और 6 घंटा मैं पढ़ा रहा हूँ दिन भर बैठ के इन लोगों को। तो ये इनिशियल समय बड़ा मजेदार था। आज मैं हंस हंस के बता रहा हूँ, बट उस समय बड़ा टेंशन था मेरे को। ये मैं सैटरडे संडे करता था। तो सैटरडे संडे 9 to 5 PM में पूरा दिन उधर ही रहता था, सिर्फ खाना खाने घर पे आ जाता था और वापस से इंस्टीट्यूट में चला जाता था। फिर मंडे टू फ्राइडे तो मेरी ऑब्वियसली रेगुलर वाली जॉब होती थी, तो वो सब मैं करता था। सेम टाइम मैं मतलब मेरा बिजनेस का खुद का मार्केटिंग करना, बाकी सब चीज़ें करना वो खुद से ही कर रहा था। प्रिंट मटेरियल्स बनाना या फिर सेल्स को कैसे बूस्ट करे वो सीखना। ये सब टर्म्स तो पता भी नहीं थी कि सेल्स अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है, उस समय तो कुछ पता भी नहीं था। ऑपरेशंस अलग होता है ये भी नहीं पता था। फिर ये ऑपरेशन कॉस्ट कितनी होनी चाहिए बिजनेस कॉस्ट की, तो वो भी नहीं पता था। तो धीरे 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 जब मैं इनमें आया, फिर धीरे धीरे इन सब चीज़ों को मतलब डेवलप करना शुरू किया। फिर 6-7 महीने बाद में जब मेरे वो दोनों तीनों चारों बच्चे तो जो थे वो प्लेस हो गए, है ना, उनको जॉब लग गई 4 या 6 महीने बाद में। तो फिर उनके दोस्तों ने उनको पूछा भाई कहाँ से किया तूने, तो उन्होंने ऑब्वियसली बताया कि चलो यार टेस्टिंग शास्त्र से किया। तो उनके रेफरेंस से फिर बच्चे आने लगे और मेरे को यहाँ तक याद है कि 1 साल हो चुका था और तब जाके मेरी 15 स्टूडेंट्स की एक बैच भरी थी आफ्टर 1 ईयर। और फिर मैंने मेरी वाइफ को बोला कि देख 1 साल में मैं 15 पे आ चुका हूँ, ठीक है, अब तो बंद नहीं करेंगे, अपना रिवेन्यू जो भी था वो आ चुका है, जो हमने इन्वेस्ट किया था वो सब हमको मिल चुका है, तो अब मुझे रोक नहीं तू इसमें, है ना, मैं फिर से करूंगा। और वो 1 साल में मैंने उनको कुछ समय नहीं दिया था, मैं उनके साथ घूमने फिरने नहीं गया था, कहीं छुट्टी नहीं ली थी, मैं सैटरडे संडे छुट्टी देता ही नहीं था। तो उस चक्कर में थोड़ा सा फैमिली सफर हो गई। बेटी मेरी काफी छोटी थी, उसको डे केयर में डालना पड़ा। समटाइम्स ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ भी वर्किंग थी, तो वो शिफ्ट्स में जॉब करती थी उस समय पे। तो मेरी बेटी को मैं क्लास पे लेके आता था, वो दूसरी रूम में सोती थी, मैं दूसरी रूम में इधर क्लास कर रहा था। मतलब 2.5-3 साल की ही थी वो, तो उसको नीचे में फर्श पे सब चादर वादर डाल के उधर सुला देता था, और दूसरी रूम में मैं पढ़ाने चला जाता था। तो वो बीच बीच में उठ जाती थी, तो उसको वापस देखने जाओ वहाँ पे, उसको सुलाओ, फिर से आ जाओ, बच्चों को पढ़ाओ। सो दैट वाज द स्ट्रगल, आई वुड से, थोड़ा सा वो वहाँ पे हुआ। बट मैंने उस जर्नी को भी इंजॉय किया। और मेरी बेटी को भी अभी वो कभी कभी याद आता है, या फिर मैं उसको किस्से बताता हूँ तो वो मुझे बोलती है कि मैं क्लास में क्यों सोती थी। तो ये मजेदार चीज है। तो ये लाइफ टाइम के लिए रहेंगी मेरे साथ में। बट उसको ऐसा नहीं सोचा कि यार मेरी बेटी अकेली है, आज घर पे देखने के लिए कोई नहीं है, तो तुम छुट्टी ले लो आज, है ना। बच्चों को कभी छुट्टी नहीं दिया उस केस में। तो इनिशियली तो वो नीड थी, बाद में वो पैशन बन गया ना। जब बच्चे प्लेस हो जाते हैं, आपको आके बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था वही सब मुझे पूछा गया, और उसी की वजह से देखो आज मेरी जॉब भी अच्छी चल रही है। मैं प्राउडली आज बोल सकता हूँ कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में पुणे में सबसे ज्यादा पैकेज मेरा ही स्टूडेंट ले रहा है, दैट इज 31 lakhs। और मुझे ऐसा मतलब 6 years एक्सपीरियंस पे, शायद ज्यादा एक्सपीरियंस पे लोग ज्यादा ले रहे होंगे, बट 6 year एक्सपीरियंस पे 31 lakhs मुझे नहीं लगता शायद पुणे में किसी का इतना पैकेज होगा। और ये सुन के खुशी होती है कि यार चलो अब हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसका कुछ फल आ रहा है, और वो काफी अच्छा फल आ रहा है, एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग देयर लाइफ। उनकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है, काफी सब चीजें सेटल डाउन हो चुकी है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में वो लोग थे बेचारे, वो अभी वहां से निकल चुके हैं, दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। तो ये चीजें सुन के और मजा आने लगा। तो इवेंचुअली टीचिंग बिकेम माई पैशन। तो फिर लगा कि यार फिर पढ़ा दें। तो अभी हर बैच में मेरे टॉपिक्स अलग अलग ही होते हैं, हर बैच में कुछ ना कुछ अपडेट्स होते हैं।
अभी हम जैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करें तो मैं सेलेनियम 4 पढ़ा रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट वर्जन है सेलेनियम का, जबकि आईटी इंडस्ट्री अभी भी सेलेनियम वर्जन 3 पे चलती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है फिर, अगर आपका वो हॉबी पैशन बन जाए या फिर आपकी नीड पैशन बन जाए। इसलिए मैंने कहा ना इनिशियली कि एक्सप्लोरेशन है ये। तो इनिशियली टीचिंग मेरा पैशन था क्या? नहीं था, मेरी नीड थी, जरूरत थी, मुझे फिल्म्स करनी थी, तो वहां से छुट्टी चाहिए थी आईटी से, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट शुरू कर दी। बट आफ्टर ईयर इवेंचुअली जब लोगों को सुना तब पता चला यार नहीं, मैं तो जबरदस्त चीज कर रहा हूँ, तो मजा आ रहा है मुझे इसमें, तो फिर इट बिकम अ पैशन। आज ऐसी सिचुएशन है कि अगर मेरे सामने 30-40 बच्चे बैठते हैं ना तो मजा नहीं आता है, जब 70-80 की ऑडियंस होती है ना, भर भर के मजा आता है। फिर आप 2 घंटा छोड़ो, मुझे 4 घंटा बोलने के लिए बोलूंगा। सो दैट इज पैशन। फिर वहां पे पैसे का कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है कि कौन पैसा दे रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है, वो है ही नहीं। वो 2 घंटा बस मैं उन स्टूडेंट्स के लिए होता हूँ, उनको जो जो चाहिए वो सब देता हूँ। समटाइम्स मेरी से कुछ लोग ज्यादा उम्र के हैं जो मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन में आ रहे हैं, मैं उनको डांट भी देता हूँ, बट वो बुरा नहीं मानते बेचारे, क्योंकि वो डांट बड़ी दिल से निकलती है कि यार तुम लोग करो, ये इतना मिलेगा तुमको, ये कर लोगे तो, ये नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 साल आईटी में काम करने के बाद भी आपका पैकेज जो है वो कम रहेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 6 साल में आपका पैकेज काफी ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे कितने साल काम कर रहे हो आप, इससे ज्यादा डिपेंड करता है कि कितने स्किल्स है आपके पास। आईटी इज द ओनली फील्ड जहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे आपका पैकेज जो है ना बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं होता, आपका स्किल्स के ऊपर काफी ज्यादा डिफाइन होता है। तो वो चीज फिर आने लग गई ना अपने आप, जावा के साथ, सेलेनियम के साथ, या फिर एक रेगुलर टीचिंग के साथ, तो इट बिकम पैशन नाउ। मैं यहाँ पे ये एपिसोड को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि एपिसोड करीबन 30 मिनट्स के हो, ताकि आप एकदम क्रिस्प पूरे एपिसोड को सुन पाओ, और एपिसोड सुनने के बाद अपने आप से खुद से बातें कर पाओ कि आपने क्या सीखा। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने क्या सीखा एपिसोड में अभी तक ये बातें सुनते हुए? मेरे लिए ये सीख थी कि पैशन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके साथ एक दोस्त की तरह चलती रहती है। पैशन आपको गाइड करती है जिंदगी के हर वो डिसीजन को। पैशन ना आपका हाथ लेके चलती है। अविनाश के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2017 में याद कर लो, जब पहले 1 महीने का रेंट जब वो 21,000 भर रहा था, साइड में फुल टाइम जॉब भी थी उसकी, वो अपनी जॉब से 35,000 सैलरी आती थी, लेकिन 21,000 रेंट भर रहा था। करीबन 1 साल तक तो यही सिलसिला था। 4 स्टूडेंट आते हैं शुरू में, 4 से 5वां स्टूडेंट यानी कि एक नया स्टूडेंट बढ़ता है करीबन 3 महीने के बाद, और ये 5 स्टूडेंट और 3 बैच, यानी कि एक बैच में 2, दूसरी बैच में 2 और एक बैच में एक स्टूडेंट। ऐसे वो पढ़ा रहा था टोटल 6 घंटे। धीरे धीरे करके 1 साल के बाद करीबन उसके पास 15 स्टूडेंट आ जाते हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स या ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ उसके शुरुआत के दिनों में कि इसे कहते हैं पैशन। कुछ एक चीज़ जब पसंद आ जाती है ना, और उसको जब पकड़ के रख लेते हो ना, आप पैसे के बारे में कम सोचते हो, लेकिन आप में जब उसमें मज़ा आ जाता है ना, तो आप उसको छोड़ते नहीं है। अरे मैं तो कहूँगा पैशन ही आपको नहीं छोड़ेगी। मैं इसके बाद एक और एपिसोड रिलीज़ करूँगा जिसमें मैं बातें करूँगा कैसे अविनाश फिल्म मेकिंग की जर्नी में भी जाता है, क्योंकि अभी तक हमने ये एपिसोड में वो बात की है कि अविनाश कैसे अपनी टेस्टिंग शास्त्र को कैसे वो आगे लेके जाता है। बट अगले एपिसोड में हम फिल्म मेकिंग की जर्नी पे बातें करेंगे। एक खास बात, जब मैं बात कर रहा था अविनाश से, तो मैं जानता हूँ काफ़ी बार फर्नीचर का काम चल रहा था, तो थोड़ा वो आवाज़ आ रहा था जिसको मैं रिड्यूस नहीं कर पाया हूँ। सो आई एम रियली सॉरी। वो शायद अगले एपिसोड में भी होगा, क्योंकि मैं वो नॉइस रिडक्शन नहीं कर पाया। बस यही एक चीज़ बोलनी थी। और हाँ, लास्ट चीज़, अगर आप जहाँ पे भी जो भी प्लेटफॉर्म में सुन रहे हो, आई वुड जस्ट सजेस्ट ये एपिसोड को शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक में, ताकि ये एपिसोड या ऐसे अंडररेटेड आम लोगों जो एक सपने लेके चलते हैं ना, उनकी कहानी और लोगों तक पहुँचे। यही मेरी रिक्वेस्ट है। और अच्छा लगा है तो आप रिव्यू कर सकते हो, आप जो भी प्लेटफॉर्म में सुन रहे हो। और हाँ, जज्बा कम्युनिटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मैं हर एपिसोड की जानकारी देता हूँ, मेरी खुद की पॉडकास्टिंग जर्नी के बारे में भी बताता हूँ, और लोगों को एनकरेज करता हूँ टू ट्राई समथिंग न्यू।
लाइक जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ. सो यू माइट वांट टू ज्वाइन जज्बा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है. तब तक के लिए ट्राई समथिंग न्यू एंड ढूंढिए आपकी नीड और पैशन के बीच का फासला कैसे आप कम कर सकते हो ये एपिसोड की बातें सुन के. जय हिंद.